जय महाकाल गाइस। मेंस के एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं और मेंस के एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मैं लेके आई हूँ, जिसमें हम घटना चक्र के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे रामबाण इलाज है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। उससे मिलते जुलते या फिर वो ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे दिए जाते हैं। तो चलिए, इस यूज़फुल सीरीज़ को आप यदि कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट वीडियो मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन। इसमें दिए गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 3 मार्कर बनाते हैं। निम्नलिखित के संदर्भ में लिखिए अष्टाध्यायी, जातक कथाएं, आरण्यक, कांचीपुरम, मोरेश्वर, वासुदेव अभ्यंकर, आगा हर्ष कश्मीरी, सर CP रामास्वामी अय्यर, बिमल रॉय, GV मावलंकर, कालीबंगा, तोलकाप्पियम, तीर्थंकर, रमुनाई मजदायशन और हेनरी स्टील ऑलकाट। इनके बारे में हमें 3 मार्कर में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी मौर्य काल से पूर्व की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक दशाओं के बारे में जानकारी दी थी। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि जी ने लिखी है। इसमें हमें मौर्य काल से संबंधित सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य के प्रमुख अंग है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं क्या हैं? तो इसमें बुद्ध भगवान से संबंधित हैं। बुद्ध कथाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं। आरण्य वेदों की सरल व्याख्या के लिए रचित ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचित आरण्य ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनमें आत्मा, मृत्यु और जीवन संबंधी विषयों का वर्णन होता है। इनका पठन पाठन वन स्थायी लोग, मुनि और वनवासी लोगों द्वारा वन में किया जाता है, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक क्या होते हैं? वेदों की सरल व्याख्या करने के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, उनके बाद आरण्य रचे गए। इनमें आत्मा, मृत्यु, जीवन संबंधी विषयों का वर्णन होता है आरण्यक में, और इनका पठन पाठन वन प्रस्थी लोग, मुनि और जो वन में रहने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। वन को संस्कृत में कहा जाता है आरण्यक, इसलिए इनको कहा जाता है आरण्यक। कांचीपुरम भारत के 7 पवित्र शहरों में एक कांचीपुरम 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक पल्लवों की राजधानी रहा है। यहाँ चोल राजाओं ने भी अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। रेशमी साड़ियों के लिए कांचीपुरम प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक धार्मिक नगर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई का जन्म स्थान भी रहा है। देखो, कांचीपुरम के बारे में लिखना है तो ये 7 जो भारत की 7 पवित्र शहर हैं उनमें से एक आता है। यह 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक पल्लवों की राजधानी रहा था। उसके बाद चोलों ने अपनी प्रमुख गतिविधि का केंद्र बनाया। यहाँ रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक धार्मिक नगर तमिलनाडु, यह तमिलनाडु में स्थित है। और जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई थे वो उनका जन्म स्थान भी कांचीपुरम था। मोरेश्वर वासुदेव अभ्यंकर, ये पेशे से हमें मोरेस्वामी वासुदेव अभ्यंकर के बारे में लिखना है। ये पेशे से एक सुप्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता सेनानी, जो कि जाति प्रथा के प्रबल विरोधी थे। महिलाओं के प्रति सम्मान के साथ इनका समर्थन रहा है। ये क्या थे? सुप्रसिद्ध वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जाति प्रथा का प्रबल विरोध किया है इन्होंने और महिलाओं की समानता के लिए यह सार्थक थे। और हरिजन सेवा मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। हरिजन सेवा मंडल के प्रधान भी कवि रहे हैं ये। मोरेश्वर अभ्यंकर। आगा हर्ष कश्मीरी हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध नाटककार आगा हर्ष कश्मीरी ने हिंदी, उर्दू में अनेक नाटकों की रचना की है। इन्होंने मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के अनेक नाटकों का भी हिंदी रूपांतरण किया है। तो आगा हर्ष कश्मीरी कौन है? तो ये हिंदी, उर्दू के प्रसिद्ध नाटककार हैं जिन्होंने अनेक नाटकों की रचना की। हिंदी, उर्दू में, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में भी अनेक नाटकों का रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण किया है। सर CP रामास्वामी अय्यर। सर CP रामास्वामी अय्यर प्रसिद्ध प्रशासक, राजनीतिक। रामास्वामी अय्यर ने होम रूल आंदोलन में हिस्सा लिया था। वे भारत के महान्यायवादी भी रहे हैं। लीग ऑफ नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व 1926 में और 1927 में किया है इनने। देखिए,
सर सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर यह राजनीतिक रहे हैं और सुप्रसिद्ध प्रशासक रहे हैं। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन में भाग लिया था। होम रूल लीग से जुड़े थे अपने एन बेसेंट और तिलक की होम रूल लीग थी, इससे जुड़े थे ये रामास्वामी अय्यर। यह भारत के महान न्यायवादी भी रहे हैं। लीग ऑफ नेशन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। लीग ऑफ नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है 1926 में और 1927 में। बिमल रॉय फिल्म निर्माता निर्देशक रहे हैं। बिमल रॉय ने देवदास और दो बीघा जमीन जैसी ऐतिहासिक कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया है। तो बिमल रॉय कौन थे? तो ये निर्माता और निर्देशक रहे हैं। इन्होंने देवदास और दो बीघा जमीन का ऐतिहासिक कलात्मक फिल्मों का वर्णन किया है। जीवी मावलंकर यह लोकसभा के पहले स्पीकर रहे हैं। गुजरात राज्य के प्रसिद्ध राजनीतिक थे और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में ये तीसरी बार जेल गए थे, 3 बार जेल गए थे। जीवी मावलंकर जी लोकसभा के पहले स्पीकर थे, गुजरात राज्य के प्रसिद्ध राजनीतिक थे और स्वतंत्रता आंदोलन के कारण यह 3 बार जेल गए हैं। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। गालीबंगा राजस्थान के श्रीनगर जिले में स्थित है। इस स्थान से पूर्व सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से कब्रिस्तान, हल, अन्नागार, ईंटों से निर्मित चौतरे, हवन और कुंड और अनेक अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यह राजस्थान भारत में स्थित है। श्री गंगानगर जिले में है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ से कब्रिस्तान, हल, अन्नागार, ईंटों से निर्मित चौतरे, हवन कुंड और अनेक अवशेष मिलते हैं। तालकोपियन एक ग्रंथ है जो कि तालकोपियम द्वारा रचित एक कृति है जो कि द्वितीय संगम के विवरण देती है। एकमात्र ग्रंथ है जहाँ पर व्याकरण, काव्यशास्त्र इसकी विषय वस्तु रही है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संहिता है। तालकोपियम यह साउथ में लिखी गई एक कृति है जो कि तालकोपियम द्वारा लिखी गई है। इसमें जो साउथ में 3 संगम हुए थे उसमें से दूसरे संगम का विवरण इसमें दिया गया है। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें दूसरे संगम का विवरण है। इसमें व्याकरण, काव्यशास्त्र की विषय वस्तु दी गई है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संहिता है। ये तालकोपियम। तीर्थंकर क्या होते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर को जिन अर्थात विजेता माना जाता है, अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो या विजय प्राप्त कर ली हो उन्हें जिन या विजेता कहा जाता है और उन्हें जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। 24 तीर्थंकर अभी तक रहे हैं। पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। इनको विजेता या जिन कहा जाता है। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उन्हें कहा जाता है जितेंद्रिय या फिर तीर्थंकर। ये 24 तीर्थंकर अभी तक हुए हैं। पहले थे ऋषभदेव, 24वें थे महावीर स्वामी। रहनुमाई मजादाशन सन 1851 में दादा भाई नौरोजी द्वारा फरदोजी जी और SS बंगाली आदि के प्रयासों से रहनुमाई माजदाशन सभा की स्थापना की गई थी। इसमें पारसी धर्म के अनुयायी को धार्मिक रूढ़िवादिता से अलग रखने और आधुनिक परिवेश में ढालने के लिए प्रेरित करना था। तो रहनुमाई यह 1851 में स्टार्ट किया गया था दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से। और फरदोजी रहनुमाई, अब जब वो रहीम कुछ मनाते हैं रहीम काका तो दौड़ के जाते हैं, तो फरदोजी, दादा भाई नौरोजी और बंगाली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके पारसी धर्म के जो अनुयायी थे उनकी धार्मिक रूढ़िवादिताओं को अलग करके आधुनिक परिवेश में ढालने का प्रमुख प्रयास था। हेनरी स्टील ऑलकाट ने मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की के साथ मिलकर 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत आई। तो एनी बेसेंट किसकी सदस्य थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। किसने की थी? तो हेनरी स्टील ऑलकाट ने और ब्लावास्की द्वारा की गई थी। अब आते हैं निम्नलिखित में से संदर्भ में प्रश्न लिखने हैं जो कि 5 पॉइंट के होंगे। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति, शुद्ध पिटक भगवंती सूत्र, गंगईकोंडा चोलपुरम, निजामुद्दीन औलिया, कलकत्ता मदरसा, जगत सेठ, बाबा रामचंद्र,
पंडित रमाबाई, शंकर टॉमस रो और मोपला विद्रोह के बारे में लिखना है। याज्ञवल्क्य स्मृति गुप्त काल में रचित एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें हिंदू धर्म के विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों का और कर्मकांडों पर प्रकाश डाला गया है। याज्ञवल्क्य कब लिखी गई थी? तो यह ब्राह्मण ग्रंथ है, गुप्त काल में लिखी गई थी, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ गुप्त काल में लिखे गए हैं। गुप्त काल में लिखी गई ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें धार्मिक क्रियाकलाप कर्मकांडों पर प्रकाश डाला गया है। सुत्त पिटक भगवान बुद्ध के द्वारा अपने संपूर्ण जीवन काल में दिए गए उपदेशों का संकलन किया गया है सुत्त पिटक में, और इसको सुत्त पिटक के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक। इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा जितने भी जीवन काल में उपदेश दिए गए हैं उनका संकलन सुत्त पिटक में किया गया है। भगवती सूत्र के वास्तविक संस्थापक एवं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। भगवती सूत्र क्या है? तो एक जैन ग्रंथ है जिसमें महावीर स्वामी की और वास्तविक स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध होती है। भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। गंगईकोंडा चोलपुरम राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा उत्तर में अपनी विजय पताका फहराने की स्मृति में बनाया गया एक भव्य मंदिर है। वैसे यह राजेंद्र चोल की राजधानी रहा है गंगईकोंड चोलपुरम। 11वीं शताब्दी में वर्तमान में यह तमिलनाडु के पेरम्बलूर जनपद में स्थित है। गंगईकोंडा चोलपुरम कहाँ पर है? तो यह राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा उत्तर में अपनी विजय पताका फहराने की स्मृति में इसको बनाया गया था। एक भव्य मंदिर है। राजेंद्र चोल की राजधानी रहा है 11वीं शताब्दी तक। वर्तमान में यह तमिलनाडु के पेरम्बलूर जनपद के अंतर्गत आता है। निजामुद्दीन औलिया सिलसिला-ए-निज़ामिया जो कि सूफी संप्रदाय की एक शाखा है। इसके संपादक मोहम्मद तुगलक के समकालीन उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। देखो निजामुद्दीन औलिया ये तो पता है कि मुस्लिम संप्रदाय अब सूफी संत से, लेकिन वो सिलसिला-ए-निज़ामिया निजामुद्दीन है तो निज़ामिया इनका संप्रदाय है। सिलसिला-ए-निज़ामिया से एक संपादक थे और यह मोहम्मद तुगलक के समकालीन माने जाते हैं और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत हैं। कलकत्ता मदरसा फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन हेतु बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने सन 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो कलकत्ता मदरसा कहाँ बना है? तो कलकत्ता मदरसा बना है कलकत्ता में। कब बना था? 1781 में बनवाया था। वॉरेन हेस्टिंग ने बनवाया था। बंगाल के गवर्नर थे। फारसी और अरबी सीखने के लिए अंग्रेजों ने पहली बार एक अलग से शिक्षा पद्धति किसके लिए स्टार्ट की थी? मुस्लिमों के लिए की थी, मदरसा बनवाकर 1781 में। फिर आते हैं जगत सेठ, बंगाल के अति साधन संपन्न एवं प्रभावशाली सेठ जिन्होंने बंगाल के सजाउद्दौला के शासन को समाप्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को वित्तीय सहायता दी थी। वो कौन थे? जगत सेठ थे, जिन्होंने जगत का नाश कर दिया। किसका नाश किया दिया? तो सजाउद्दौला के खिलाफ, सजाउद्दौला के शासन को समाप्त करने के लिए बंगाल को वित्त की सहायता किसने दी थी? जगत सेठ ने दी थी, जो कि बंगाल के एक अति प्रभावशाली सेठ थे और इनको पलाशी के युद्ध में सहायता की होगी, क्योंकि सिराजुद्दौला कब थे? पलाशी का युद्ध क्लाइव के बीच में लगाया, जनरल क्लाइव के बीच में और सजाउद्दौला के बीच में लड़ा गया था। बाबा रामचंद्र 20 के दशक के मध्य में अवध प्रांत में प्रसिद्ध में आए एक कृषक नेता थे बाबा रामचंद्र। इन्होंने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना की थी। इन्होंने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा, तो अवध किन की जन्मस्थली रही? अवध में रामचंद्र जी की स्थली रही है। तो बाबा रामचंद्र कहाँ पे हैं? अवध। किसानों का ही भला करेंगे, तो अवध किसान सभा कहाँ पे बनाई गई थी? अवध में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? बाबा रामचंद्र जी ने बनाई थी। और यह एक कृषाण थे जो कि 20वें दशक में वहां पर प्रसिद्ध हुए थे। पंडित रमाबाई, यह एक कट्टर हिंदू परिवार से सन 1858 में जन्मी थी। पंडित रमाबाई सन
1889 में पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन की स्थापना की। वे एक प्रबल समाज सुधारक थी। इन्होंने नारी शिक्षा हेतु 1904 में पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। तो पंडित रमाबाई कौन है? पंडित रमाबाई एक हिंदू परिवार से संबंधित हैं, कट्टर हिंदू हैं, पंडित थी और इन्होंने रमाबाई ने मुक्ति मिशन चलाया था 1889 में। मुक्ति मिशन चलाया था सबसे मुक्त करने के लिए। तो इन्होंने क्या चलाया था? मुक्ति मिशन चलाया था और यह एक प्रबल समाज सुधारक रही हैं। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए 1904 में पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। 1904 में क्या की थी? पूना सेवा सदन की स्थापना की थी रमाबाई ने। सर टॉमस रो महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में एक अंग्रेज कूटनीतिज्ञ रहे हैं जिन्होंने जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर सूरत के एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। सर टॉमस रो कौन थे? हॉकिंस के बाद आने वाले थे सर टॉमस रो। एलिजाबेथ ने भेजा था, एक कूटनीतिज्ञ थे और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए और सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी। मोपला विद्रोह केरल में मालाबार तट पर सन 1921 में चलाया गया संघर्ष था। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल के मालाबार तट में हुआ था 1921 को। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस संघर्ष में मूल जड़ ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद तुर्की के खलीफा के शासनकाल का अंत कर दिया गया था। मुसलमान कृषकों में उपजा विद्रोह था। मोपला नाम से जानने वाले जो मुसलमान कृषक थे, इस विद्रोह में अंग्रेजों ने हिंदू जमींदारों की सहायता से कुचल दिया था। हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। पहले तो महात्मा गांधी भी मोपला विद्रोह के साथ में थे, लेकिन जब ये हिंदू विरोधी हो गया तब महात्मा गांधी ये लोग अलग हो गए थे। लेकिन ये किसके बाद हुआ था? तो जो ओटोमन साम्राज्य था उसका जब पतन हुआ तो तुर्की में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उसके विरोध में मुसलमानों में उपजा एक विद्रोह था। मालाबार तट में पाई जाने वाली जो मोपला जनजाति है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से है, उनने विद्रोह किया था, इसलिए उनके नाम पे पड़ा है इसका नाम मोपला विद्रोह। 1921 में हुआ था। अब आते हैं दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता क्या था, इस पर हस्ताक्षर क्यों किए गए और इसके परिणाम क्या हुए? तो गांधी इरविन जी के बीच में एक समझौता हुआ था। कब? जब गोलमेज सम्मेलन में जाना था। पहले गोलमेज सम्मेलन हुई थी, कोई नहीं गया था कांग्रेस से, तो क्योंकि कांग्रेस उस समय भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो यदि भारत से प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस ही नहीं जाएगी तो भारत का प्रतिनिधि ही नहीं गया। अम्बेडकर जी गए थे, लेकिन वो हरिजनों का सपोर्ट कर रहे थे, वह उनका पक्ष रखने गए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भेजने के लिए कांग्रेस में गांधी जी को मनाया गया। तो इनके बीच में इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, क्योंकि उस समय गवर्नर कौन था भारत का? तो इरविन था। वायसराय कौन था भारत का? तो इरविन था, इसलिए गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों दिन लोकप्रिय होते जाने से आशंकित ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को निष्प्रभावी बनाने के लिए कांग्रेस जो अंग्रेजों को आदेश दिया गया। इसके लिए गांधी जी तथा लॉर्ड इरविन ने एक समझौते पर सन 1931 में हस्ताक्षर किए। समझौते के प्रमुख बिंदु क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन है चल रहा है उसको वापस ले लिया जाएगा। किनके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और ऐसे सभी, और क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी कुछ मांगे रखी थी और अंग्रेजों ने भी कुछ मांगे रखी थी। अंग्रेजों की मांग क्या थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लो, कांग्रेस से बोला। कांग्रेस ने बोला ऐसे सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएं जो कि हिंसात्मक अपराध के दोषी नहीं है, मतलब जिनने हिंसा की है उनको रिहा मत करो और जिनने हिंसा नहीं की है उनको छोड़ दो। इसलिए इस समय जो भगत सिंह है उनको नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि उनके ऊपर सैंडर्स की हत्या का केस चल रहा था, वरना वो भी छूट जाते, है ना। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। जारी किए गए दमनकारी जो अध्यादेश हैं वो वापस लिए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। भारत के भावी संवैधानिक विकास हेतु संरचनात्मक और संघात्मक ढांचा एक उत्तरदायी सरकार पर सहमति बनेगी। आंदोलन के दौरान लगाए गए जुर्माने तथा अधिग्रहित की गई संपत्ति वापस कर दी जाएगी। देखिए इनकी प्रमुख मांगे क्या थी? अंग्रेजों ने कहा कि जिस सविनय अवज्ञा वापस ले लो। कांग्रेस कहाँ जाएगी? ब्रिटेन जाएगी और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और जितने भी
आंदोलन चल रहे हैं उनको वापस कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने बोला कि आप हमारे जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दो, क्योंकि आपने जेल भरो का आंदोलन चलाया है, सबको जेल में भर दिया, तो जिनके ऊपर भी हिंसात्मक अपराध नहीं है उनको छोड़ दो। हम लोग विदेशी वस्तुओं की खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन करेंगे, आप लाठी चार्ज करेंगे। जितने भी दमनकारी अध्यादेश हैं वो आपने वापस लो, और भारत के भावी संवैधानिक विकास हेतु एक संघात्मक ढांचा बनाया जाएगा और उत्तरदायी सरकार की सहमति बनेगी। आंदोलन के दौरान जितने भी जुर्माने या अधिकृत संपत्ति वसूली गई है वो वापस कर दी जाएगी। यह समझौता मूलतः राष्ट्रवादी एवं ब्रिटिशतानी सरकार के बीच आए ठहराव को तोड़ने के लिए स्थापित किया गया था। इसी के आधार पर महात्मा गांधी ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन बिना किसी उपलब्धि के समाप्त हो गया, क्योंकि गांधी जी वापस लौट आए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इन्होंने द्वितीय समन्वय आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। जब ये गोलमेज सम्मेलन में गए, SS राजपूताना जहाज से वहां पर गए थे, लेकिन वहाँ पे इन महात्मा गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में और जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कि भारत को और तोड़ लिया जाए, इसलिए वो दलितों को भी यहाँ पर आरक्षण देने के लिए बात कर रही थी। महात्मा गांधी जी ने रोका कि ये भारत का मामला है और हम लोग खुद सुलझा लेंगे, लेकिन यहाँ पे बहस ज़्यादा बढ़ गई और ये आ गए। और वहाँ पे जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने महात्मा गांधी जी को एक नंगा फकीर कह दिया। गांधी जी को गुस्सा आया और गांधी जी ने अपना उठाया जहाज और आ गए भारत और क्या स्टार्ट कर दिया, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों ने गांधी जी को उठा के जेल में बंद कर दिया, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कई दमनात्मक कार्यवाही चलाते हुए 1932 के आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरा पड़ गया। इसी तरह हमारा दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी समझौता जिसका कोई मतलब नहीं निकला था। दूसरा क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारों से किस प्रकार प्रभावित हुए थे? नेहरू और अनेक नेताओं की समाजवादी सोच ने सन 1942 से पूर्व तक कांग्रेस को किस तरह से प्रभावित किया था? मतलब जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारों से किस प्रकार से प्रभावित थे? नेहरू जी और अन्य नेता थे वो समाजवादी विचार सन 1942 से पूर्व तक कांग्रेस को किस प्रकार से प्रभावित किया था? किसने? समाजवादी विचारधारा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के चलते स्वाधीनता संग्राम आंदोलन को नेहरू की बड़ी देन मानी जाती है। उनमें सामाजिक विचारों का समावेशित किया जाना था। नेहरू सोवियत संघ की समाजवादी शासन प्रणाली तथा उनकी उपलब्धियों से प्रभावित थे, लेकिन उनका समाजवाद लोकतंत्रात्मक समाजवाद था, न कि संपूर्णवादी समाजवाद। मतलब जो महात्मा नेहरू जी थे वो सोवियत संघ की समाजवादी शासन प्रणाली से प्रभावित थे और उनकी उपलब्धियों से प्रभावित थे, लेकिन जो सोवियत संघ में चलता है समाजवादी संपूर्णवादी समाजवाद उससे प्रभावित नहीं थे। वो चाहते थे कि समाजवाद लोकतंत्रात्मक समाजवाद हो। नेहरू जी की दृष्टि में भारत की समस्या का निदान समाजवाद से में ही निहित है। वे समाजवाद सोच के साथ भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। मतलब भारत में जो सामाजिक और जो राजनीतिक ढांचे हैं उनमें परिवर्तन किनके द्वारा है? समाजवाद के द्वारा है। उन्होंने समाज में समाजवादी पैटर्न वाक्यांश का प्रयोग किया। इसका तात्पर्य यह था कि किसी एक निश्चित सूत्र से न जुड़कर भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद सिद्धांत के आधार पर किया जाए। मतलब कोई भी एक सूत्र में ना जुड़ जाओ, भारत की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? समाजवाद के सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। नेहरू एवं अन्य नेताओं की समाजवादी विचार सोच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों एवं कार्य प्रणालियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। सामाजिक विकास ही नेहरूवादी अवधारणा कांग्रेस की विचारधारा का अभिन्न अंग रहा है, किंतु यह अवधारणा 30 के दशक में हल्की फुल्की स्तर पर रही है। इनके प्रमुख समर्थकों ने कांग्रेस के पुरातन पंथी नेताओं के साथ अनेक स्तर पर समझौते किए हैं। किसने किए हैं? नेहरू जी ने किए हैं। ज़्यादा विचारधारा बड़े पैमाने पर नहीं फैली, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां थी और कार्य प्रणाली थी उनको बड़े पैमाने तक समाजवादी विचारधारा ने प्रभावित किया है। समाज विकास ही नेहरू की अवधारणा कांग्रेस की विचारधारा का अभिन्न अंग बन गई थी, परंतु यह अवधारणा 30 के दशक तक हल्की फुल्की स्तर तक ही रही और प्रमुख समर्थकों ने कांग्रेस के पुरातन पंथी नेताओं के साथ अनेक स्तरों पर समझौते किए थे।
अंग्रेजी शासनकाल में भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुई प्रगति का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। मतलब जो अंग्रेजी शासन था उसमें भारत की महिलाएं का सशक्तिकरण की दिशा में क्या क्या लेखा जोखा प्रगति हुई उसका वर्णन करना है। अंग्रेज शासन में भारत में पाश्चात्य विचारधारा के आगमन के साथ ही लोकतंत्रात्मक आधार पर पुरुष एवं महिला के बीच बराबरी की बात की जाने लगी। कैसे? जैसे भारत में ब्रिटिश काल आया, पाश्चात्य विचारधारा आई, इसके आगमन से क्या हुआ, लोकतंत्रात्मक धारणाएं हुई और इसमें पुरुषों एवं महिलाओं को एक बराबरी के साथ देखा जाने लगा। महिला शिक्षा की अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से प्रभावित भारत के में समाज सुधारक हुई। जैसे अंग्रेजी समाज शिक्षा का प्रभाव हुआ तो भारत में क्या हुआ, अलग अलग समाज सुधारकों का उद्भव हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय, जगन्नाथ शंकर सेठ, ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोंदू केशव कर्वे और दादा भाई नौरोजी ये प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं जिनने स्त्रियों के लिए बहुत प्रयास किया है। इन्होंने महिला की शिक्षा पर बल दिया है, बालिका शिशु हत्या, सती प्रथा पर रोक लगाई है। 19वीं शताब्दी के 30वें दशक तक भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन के साथ ही महिलाओं की शिक्षाओं पर बल दिया गया। सर चार्ल्स वुड ने 1854 में महिलाओं को शिक्षित किए जाने के लिए बल दिया। इंग्लैंड की एक जानी मानी शिक्षाविद मिस मैरी कारपेंटर के भारत के आगमन के साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाने लगा और यह प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1954 में आया था। महिलाओं के लिए शिक्षित किए जाने का इसमें बहुत समर्थन किया गया था। इसके साथ ही जो इंग्लैंड की जानी मानी शिक्षाविद हैं मिस मैरी कारपेंटर, वो भारत आई और महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक सेंटर स्थापित किया। महात्मा गांधी के प्रयासों से महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन्होंने समाज में महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थान मिला और कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, रमाबाई आदि महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए हैं इन लोगों ने। राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज की भूमिका पर विश्लेषण कीजिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, पुरानी विचारधारा के उस पर कहा था कि वेद हमारे सबसे अच्छे हैं, वेदों की ओर लौटो। तो समाजवाद में ये तो है, लेकिन राष्ट्रवाद का विकास मतलब राष्ट्र की एकता अखंडता बनाने के लिए जो राष्ट्रवाद की भावना है उसके विकास में आर्य समाज ने अपनी भूमिका कैसे निभाई है वो इसमें लिखना है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। मुंबई के मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से की थी, विरजानंद की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनको क्या कहा जाता है, मूल शंकर का मतलब वास्तविक नाम था दयानंद सरस्वती जी का। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद की विचारधारा को भारत में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आर्य समाज के प्रभाव से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वामी जी आधुनिक भारत के धार्मिक नेताओं में प्रथम महापुरुष थे। इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले स्वराज शब्द किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ये आधुनिक भारत के धार्मिक नेताओं में प्रथम महापुरुष थे। इन्होंने जो कांग्रेस थी उसके भीतर स्वदेशी आंदोलन की भावना उत्पन्न की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में एक नई चेतना प्रारंभ की थी। स्वतंत्र पूर्व काल में हिंदू समाज के नवजागरण एवं पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में आर्य समाज सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व हिंदू समाज में नवजागरण और पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में आर्य समाज सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली आंदोलन रहा था। यह पूरे पश्चिम भारत में, पूरे उत्तर भारत में सक्रिय रहा था। सिद्धू हिंदू समाज जाति की जागृत करने के लिए संलग्न थे। यहाँ तक कि आर्य समाजी प्रचारक फिजी और मॉरिशस, गुयाना, ट्रिनिडाड, दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से पहुंचे थे।
समाजियों ने सबसे बड़ा कार्य जाति व्यवस्था को तोड़ने एवं सभी हिंदुओं में समानता के भाव जागृत करने का किया था। इन्हें क्या किया था? जातिवाद को तोड़ो और सभी हिंदुओं में समानता का भाव जागृत करने का प्रयास किया था। उपयुक्त विवेचना राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज की एक प्रमुख और स्पष्ट भूमिका रही है। इन्होंने किसको भेजा था? सत्तू हिंदू जाति को जागृत करने के लिए, पूरी जितनी भी हैं उनको जागृत करने के लिए आर्य समाजी प्रचारक को कहाँ कहाँ भेजा था? फिजी, मॉरिशस, गुआना और टोरिनोड और दक्षिण अफ्रीका भेजा था। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी के सामरिक दशा पर प्रकाश डालिए। उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूरे वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में क्या था? वेद लिखे गए थे। उत्तर वैदिक काल में जो एक ही ग्रंथ वेद था वो लिखा गया था। पूरा वैदिक मतलब आर्यों का काल कब से चलता है? तो वो जब आर्य आए उससे प्रारंभ होकर 1000 तक और उसके बाद 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल रहा है। इसमें समाज ऋग्वेद कालीन समाज से परिवर्तित हुआ था। मतलब वैदिक काल कितने भाग में बटा है? 2 भागों में, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में ऋग्वेद लिखा गया था इसलिए उसको ऋग्वेद काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल वो मतलब 1000 से बीसी से पहले का काल था ऋग्वैदिक काल। 1000 के बाद 600 तक रहा है उत्तर वैदिक काल। इसमें ऋग्वैदिक कालीन समाज में परिवर्तन एवं निरंतरता दोनों ही तत्व देखे जा सकते हैं। सामाजिक संगठन का आधार, वर्ण व्यवस्था अब समाज में स्थापित हो गई चुकी थी, जो कि धीरे धीरे जनजाति समूहों के विलय एवं आर्य अनार्य संघों से जनपद का निर्माण हुआ था। समाज में कई जटिल प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ था। सामुदायिक जीवन की अवधारणा का ह्रास हुआ था, जो कि सामुदायिक जीवन था उसकी अवधारणा का ह्रास हुआ था एवं व्यक्तिवादी सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण हावी हो गए थे। व्यक्तिवादी सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण हावी हो गए थे। जनजातीय प्रभाव के पतन की शुरुआत हो गई थी। जनजातीय प्रभाव के पतन की शुरुआत हुई थी। पहला क्या होता? सामुदायिक जीवन थी उसकी अवधारणा का पतन हुआ था। व्यक्तिवादी आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण हावी हुआ था। जनजातीय प्रभाव का पतन हुआ था। वर्ण व्यवस्था सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में अस्तित्व में आ गई थी। प्रत्येक वर्ण के पृथक पृथक धर्म हो गए थे। फिर भी वर्ण व्यवस्था में अब तक कोई कठोरता का अभाव था, कोई कठोर नहीं था, लेकिन फिर भी पृथक पृथक धर्म हो गए थे अलग अलग वर्ण के। और जो वर्ण है वह एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में अस्तित्व में आने लगी थी। परिवार क्या था? संयुक्त परिवार के रूप में था, जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे और वरिष्ठ पुरुष इसके प्रमुख होते थे। महिलाओं की स्थिति समाज या सभा में अनुपस्थित रहने लगी थी। धार्मिक अनुष्ठान में कम भाग लेती थी। पुत्री जन्म दुख का कारण माना जाने लगा। स्त्री शुरा पासा के मतलब पासे के समान हो गई। फिर भी शास्त्रार्थ कर सकती थी, मतलब शास्त्रों पर जो शास्त्रार्थ होता है वो कर सकती थी। तत्कालीन समय में महिलाओं की स्थिति सामान्य थी। आश्रम की अवधारणा आ गई थी और गोत्र की अवधारणा, एक गोत्रीय विवाह निषिद्ध हो गए थे। मतलब एक गोत्र में अब शादी नहीं हो सकती थी। ये उत्तर वैदिक काल की बात है। अस्पृश्यता समाज में अभी स्थित मतलब प्रचलित नहीं थी। संस्कार की अवधारणा, 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है। शिल्पियों का स्थान समाज में उच्च था, क्योंकि वो शिल्पी थे, कुछ ही बना सकते थे। शिल्पियों का जो स्थान है वो कैसा था? उच्च था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था केवल आर्य और अनार्य के बीच में ही थी। मतलब जो वर्ण व्यवस्था है तो किनके बीच में थी? आर्य और अनार्य। परंतु इस काल में आर्यों में भी वर्णों के आधार देखे गए थे। पहले जो ऋग्वैदिक काल था इसमें सिर्फ 2 वर्ण पाए जाते थे। एक आर्य थे जो कि शिक्षित थे, जो कि बाहर से आए थे, संस्कृत बोलते थे। अनार्य जो कि इनकी उसमें कंपैरिजन में कम थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जो आर्य वर्ग था उसमें भी कई प्रकार के विभेद देखे गए, जैसे कि ब्राह्मण जो कि धार्मिक अनुष्ठान करता था, क्षत्रिय जो कि युद्ध करता था, वैश्य जो कि उत्पादक वर्ग था, और जो शूद्र है वह सेवा वर्ग। मतलब 4 वर्गों में बट गया था कौन सा? आर्य समाज। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अधिशेष का पर अधिकार करता था, श्रेष्ठता के लिए तनाव की स्थिति, परंतु वैश्य एवं शूद्र के साथ संघर्ष होने पर परस्पर समन्वय दिखाता था। कि यदि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय हैं अधिशेष पर अधिकार एवं श्रेष्ठता के लिए तनाव की स्थिति में रहते थे, परंतु जो शूद्र और वैश्य हैं उनके बीच संघर्ष होने पर परस्पर समन्वय दिखाई देता था। ये था हमारे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। महात्मा गांधी ने देश के विभाजन को क्यों नहीं स्वीकारा था?
या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी जी ने देश के विभाजन को क्यों स्वीकारा था। रीज़न क्या है स्वीकार करने की कि देश का विभाजन गांधी जी ने क्यों स्वीकारा था। जब एक समय गांधी जी कह रहे थे कि यदि भारत का विभाजन करना है तो हमारी लाश के ऊपर से करो, लेकिन दूसरे ही क्षण वो भारत विभाजन के लिए मान जाते हैं, तो इसके क्या कारण थे। एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 में पूरे भारत को संपूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर देगी। इटली की सत्ता हस्तांतरण संबंधी पूर्व घोषणा के अनुसार माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल एवं जिन्ना को अपनी योजना को स्वीकार करा लिया। गांधी जी विभाजन के खिलाफ थे, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों ने उन्हें विभाजन को स्वीकार करने को मजबूर कर दिया, जो कि निम्नलिखित है। निम्न कारण क्या है कि गांधी जी को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। पहला, मुस्लिमवादों की पृथकतावादी नीति। जो मुसलमान थे वो पृथकता चाहते थे और पृथकवादी नीतियां अपनाने लगे थे। जैसे सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय में पृथकतावादी भावना को प्रोत्साहित किया था। इस प्रवृत्ति के उदित होने के कारण मुसलमान स्वयं को हिंदू से आगे समझने लगे थे और एक अलग भावना उनमें जागृत हो गई थी और अलग समझने लगे थे। स्पर्धा की भावना आ गई थी। जिन्ना की हठ धर्मिता। जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन कर मुस्लिम समुदाय को विभाजन के लिए उकसाया तथा अंत तक वे पाकिस्तान निर्माण के लिए अपनी जिद पर ही अड़े रहे। वो मान ही नहीं रहे थे, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए था। सांप्रदायिक उन्माद। अंतरिम सरकार के समय भारत में सांप्रदायिक झगड़े हुए, जो कि जगह जगह कत्लेआम हो गया। अंततः विवश होकर गांधी जी ने विभाजन को स्वीकार किया। अतः 18 जुलाई 1947 को पारित हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत का विभाजन हो गया। यह विभाजन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत दुखद घटना थी। तो गांधी जी को विभाजन के लिए कैसे मनाया गया था या फिर वो क्यों मान गए थे, उसके प्रमुख 3 कारण थे। पहले की थी मुसलमानों की पृथकवादी नीति थी, जिन्ना की हठ धर्मिता थी, और तीसरा था सांप्रदायिक उन्माद। सांप्रदायिक दंगे भटक गए थे, हर जगह कत्लेआम हो रहा था, इसलिए मजबूरी में विभाजन करना पड़ा। जिन्ना विभाजन या फिर पाकिस्तान के बिना कुछ और मांग ही नहीं रहे थे, इसलिए। और मुसलमान की पृथकतावादी सिद्धांत, मुसलमान खुद को ही एक हिंदुओं से अलग मानने लगे थे। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहते हैं, विस्तार से समझाइए कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है या फिर महान अकबर क्यों कहा जाता है। तो के.टी. शाह के अनुसार अकबर मुगल काल का सबसे महान शासक था। इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य, नीति एवं सैन्य व्यवस्था आदि में उसे राष्ट्रीय सम्राट बनाया था। अकबर को निम्न कारणों के कारण भारत का राष्ट्रीय सम्राट माना जाता है। क्या क्या कारण थे? पहला तो होगा उनका शासन व्यवस्था, दूसरे होंगे उनके प्रशासनिक कार्य और उनकी सैन्य नीति। कोई भी राजा हो सबसे अच्छा कब बनेगा? जब उसका शासन अच्छा हो, दूसरा उसका प्रशासन अच्छा हो, और तीसरा उसने अच्छी सैन्य नीति व्यवस्था स्थापित की हो, तब वो अच्छा बनता है। जनता के लिए कैसा था? अकबर के राष्ट्रीय सम्राट होने की क्यों है? संपूर्ण भारत में एक राज्य व्यवस्था लागू कर दी थी कि पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य व्यवस्था लागू होगी। प्रशासनिक एक रूपता थी कि हर कहीं एक जैसा प्रशासन होगा। राजस्व प्रशासन में एक रूपता थी। एक समान कर व्यवस्था थी। अकबर की राजपूत नीति, धार्मिक नीतियों से सहिष्णुता की स्थापना। धार्मिक नीतियों से इसने क्या किया था? सहिष्णुता की स्थापना की थी। पूरे भारत में एक राज्य व्यवस्था लागू की थी। प्रशासनिक एक रूपता लाई थी। मतलब राजस्व प्रशासन में एक रूपता लाई थी। एक समान कर व्यवस्था थी और अकबर की राजपूत नीति और सहिष्णुता की स्थापना। ये सम्राट को, अकबर को सम्राट कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था मतलब राजनीति पूरे में एक समान लागू कर दी। सब पर प्रशासन एक जैसा, एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा हो रहा है, राजस्व एक जैसा वसूला जा रहा है, एक जैसी कर व्यवस्था है। राजपूत खुश हैं क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा मुस्लिम और राजपूतों के बीच में संघर्ष हो रहा था। राजपूत नीति अपनाई इसने और धार्मिक नीति अपनाई, तो हिंदू भी खुश, सब खुश।
अकबर ने उत्तर एवं दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की तथा संपूर्ण भारत में एक समान राज्य व्यवस्था लागू कर दी। प्रमुख विजय कौन कौन सी थी? मालवा गोंडवाना विजय, राजस्थान विजय, मेवाड़ विजय और रणथंभौर कलिंजर विजय आदि विजय कर उत्तर भारत में प्राप्त की और दक्षिण भारत में इसने बीजापुर, गोलकोंडा, आसिरगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। राजस्व प्रशासन में एक रूपता लाने हेतु अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में आईने दहसाला की स्थापना की थी। यह भूमि राजस्व व्यवस्था की एक समान दरें संपूर्ण भारत में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के लागू होते ही इसके अंतर्गत भूमि के पैमाइश हेतु उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता था, जैसे चराई, चाचड़ भूमि, बंजर भूमि, परती भूमि और पोजल भूमि। इसमें जो टोडरमल था इसने भूमि को कितने भागों में बांटा था? पूरे भारत की 4 भागों में बांटा था। पहले थी चाचड़, जिसमें चाचा भी नहीं जाते हैं हमारे, क्योंकि होगी बंजर, पूरी परती डली है, कोई जल ही नहीं है, तो पोजल। कौन सी थी? 4 भाग में थी। एक थी चाचड़ भूमि, दूसरी थी बंजर भूमि, तीसरी थी परती भूमि और चौथी थी पोजल भूमि। में दहशाला और आईने दहशाला व्यवस्था इसने लागू की थी, जो कि किसकी थी? टोडरमल की थी, एक बंदोबस्तकारी व्यवस्था। अब आती है धार्मिक एक रूपता लाने हेतु दीन ए इलाही की स्थापना की थी, जहां पर वह जैन, सिख, हिंदू और चारवाक, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली, कैथोलिक, ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं करता था। दीन ए इलाही विश्व में सभी प्रधान धर्मों की नीति एवं शिक्षा का समावेश था। इसी के अंतर्गत अकबर की चित्रकला, लोक या ललित कला में काफी रुचि था, जिससे उसे राष्ट्रीय सम्राट बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको ललित कला भी प्रसिद्ध है, इसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका ली है। इसके प्रसाद की भांतियाँ सुंदर चिन्हों नमूनों से भरी पड़ी हैं। मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही इन्होंने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया है। इन सभी उपयुक्त विवेचना से राष्ट्रीय सम्राट बनने में अकबर को बहुत मदद मिली। पहले कौन सा था? उसने पहले सभी राज्य जीते और उनमें सबसे एक ही राजस्व व्यवस्था स्थापित कर दी। सभी पे एक राज्य व्यवस्था थी और एक ही प्रकार का राजस्व वसूला जाता था, जो कि किसके उस पर था? तो टोडरमल ने बनाई थी आईने दहशाला व्यवस्था, उस पर लागू था, जिसमें भूमि को 4 प्रकार में बांटा गया था, चाचड़, बंजर, परती और पोजल भूमि बांटा गया था। इनसे अलग अलग प्रकार का राजस्व वसूला जाता था। फिर उसने क्या बनवाई? दीन इलाही बनवाई, जिसमें सारे धर्मों की एकरूपता मिलती है, जहां पर बैठकर जो अकबर था वो जैन, सिख, ईसाई, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, पुर्तगाली, यहूदी, कैथोलिक, ईसाई धर्मशास्त्रियों की चर्चाएं सुनता था और विश्व में जो धर्म है उनकी नीतियों पर समावेशन करता था। इसने चित्रकला, इनके समय की जो चित्रकला थी, इसको सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया और हर प्रकार की चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास में एक संक्षिप्त में निबंध लिखिए। अब आता है निबंध का सेशन। मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से संपन्न एवं विशिष्टता के धारक राज्य है। इसमें से विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल अवस्थित हैं। इन स्थलों का पर्यटन संबंधी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विकास निगम एवं पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है। इसकी पर्यटन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विकास निगम और पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न कॉलेज, IITM ग्वालियर में एक अग्रणीय संस्थान की स्थापना की गई है। साथ ही विभिन्न पर्यटक प्रबंधन पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी इन्हें नवीन दिशा दी जाती है। अतुल्य भारत की दूरदर्शन प्रचार में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल को दिखाया जाता है, जिसके विकास की गति दे रहा है। साथ ही इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कार्यक्रम मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संवर्धन कर रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का धैर्य वाक्य रंग है मलंग है मध्य प्रदेश को नई पहचान दे रहा है। रंग है मलंग है क्या है? मध्य प्रदेश का जो पर्यटन बोर्ड है उसका धैर्य वाक्य है। यह पर्यटन को नई पहचान दे रहा है। मध्य प्रदेश का स्वयं दूरदर्शन प्रचार कार्यक्रम पर्यटन विकास की असीम संभावना का द्योतक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा की व्यवस्था, गाइड व्यवस्था, स्वच्छता इत्यादि विभिन्न बिंदु पर्यटकों को आकर्षक करते हैं। साथ ही विभिन्न ऐसी टीम दल का गठन किया गया है जो
प्रदेश में पर्यटन संभावनाओं का आकलन करे और उनके गठन करे। इसके अतिरिक्त अनिवार्य किया जाना चाहिए कि प्रदेश का राजस्व संवर्धन हो, साथ ही संस्कृति सभ्यता का आदान प्रदान वर्तमान परिदृश्य को और भी मैत्रीपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करेगा। ऐसे स्थल की खोज जहां पर पर्यटन विकास की न्यूनतम संभावना है मौजूद हो को परियोजनागत रूप देते हुए विकसित करना, और वर्तमान हनुमंतिया टापू इसी का एक जीवंत उदाहरण है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा पर्यटन नहीं जाते, न्यूनतम संभावना है, तो वहाँ पर ऐसी परियोजनाएं लागू करना और ऐसे कुछ रीजन विकसित करना जिससे कि वहाँ पे पर्यटन जाएं, जैसे कि हनुमंतिया टापू। अतः मध्य प्रदेश के पर्यटन की विकास संभावनाएं निश्चित ही उज्जवल हैं, परंतु ये दीर्घकालीन एवं बृहद स्वरूप में स्थापित हों, इसके लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर शासकीय स्तर तक प्रयास अपेक्षणीय हैं, जो प्रदेश के सांस्कृतिक परंपराओं को निरंतरता प्रदान करेंगी। सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा तक उचित होगा। जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो गुप्त काल है उसको प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाना कहाँ तक उपयुक्त होगा, इस पर आंसर लिखना है। किसी युग को स्वर्ण युग राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक गतिविधियां, सांस्कृतिक वृद्धि के कारण कहा जाता है। तो किसी भी युग को यदि स्वर्ण युग कहना है तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था देखो, स्थायित्व देखो, वहाँ की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक प्रगति के कारण ही उसको स्वर्णकाल कहा जाता है। और गुप्त काल में यह सब विशेषताएं उपस्थित थीं, इसलिए इसे स्वर्णकाल कहा जाता है। महान प्रतिभा संपन्न सम्राटों का युग रहा है गुप्त काल। गुप्त काल के शासक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें सैन्य दृष्टि से पराक्रमी रण कौशल योद्धा रहे हैं। वे प्रशासनिक दृष्टि से निपुण प्रशासनिक प्रबंधक करता थे। गुप्त सम्राटों की नीति एवं संरक्षण। गुप्त सम्राट की नीतियों ने कला साहित्य को संरक्षण दिया है। साहित्य प्रगति। महान साहित्यकार एवं विद्वान दरबार में रहते थे, जिन्हें कालिदास, भाष्य, वैशाख दत्त, हरिसेन, बारामेहर आदि प्रमुख हैं। साहित्य की प्रगति की है। वैज्ञानिक प्रगति। इस युग में ज्योतिष, गणित, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र, विज्ञान आदि के अतिरिक्त प्रगति हुई है। इसमें दशमलव प्रणाली की खोज की गई थी। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का सिद्धांत भी गुप्त काल में ही प्रतिपादित किया गया था। ललित कलाओं का उत्कर्ष। ललित कलाएं। यह युग ललित कलाओं का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का तो मतलब प्राचीन काल का तो कहा जाता है स्वर्ण काल, लेकिन ललित कलाओं का भी स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। इस युग में चित्रकला, मूर्ति कला, भवन कला, मंदिर निर्माण का विकास हुआ। संगीत एवं नृत्य कला की विभिन्न शैलियों का भी विकास गुप्त काल में ही हुआ है, जैसे अजंता के मंदिर, देवगढ़ के मंदिर, बौद्ध विहार, चैत्य स्तूप आदि। और वास्तुकला एवं स्थापित कला का ज्वलंत उदाहरण हमें मिलता है। आर्थिक समृद्धि एवं संपन्नता। आंतरिक शांति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था एवं सफल प्रशासन तथा यातायात के साधनों की समुचित व्यवस्था से गुप्त काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की प्रगति हुई, जिससे कि आर्थिक समृद्धि हुई, जिसका प्रभाव क्या हुआ, जो वहाँ की सांस्कृतिक क्षेत्र थे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। देखो जैसे कि यदि राज्य में शांति है, स्थिरता है, सुरक्षा है और अच्छे से व्यवस्था चल रहा है, पूरा व्यापार अच्छे से हो रहा है, यातायात हो रहा है, प्रशासन अच्छे से चल रहा है, तो जो बाहर के लोग होंगे वो भी व्यापार करने में सक्षम होंगे, आएंगे व्यापार करने। अंदर के लोग तो व्यापार कर ही रहे हैं, तो वो समृद्ध होगा। यदि लोग समृद्ध होंगे, सारे उनके पास आवश्यक जो होती हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, वो उनके पास पूरी होंगी, तो वो कला संस्कृति में भी अपना पार्टिसिपेट करेंगे और अलग से कलाएं सीखेंगे। मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ होगा, कलाएं अलग अलग सीखने से वहाँ का उनका भी विकास होगा। इसलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके प्रमुख रीजन थे। पहला क्या था, महान प्रतिभाएं इसमें संपन्न हुई थी, सम्राट अच्छे थे, उनकी नीतियाँ अच्छी थी, उन्हें कई लोगों को संरक्षण दिया है। संरक्षण से क्या हुआ, साहित्य का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ। तो इस समय हमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दशमलव पद्धति जैसे अलग अलग शास्त्र मिले हैं, जैसे रसायन शास्त्र,
चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल के बारे में कई यहाँ पर खोज की गई हैं। ललित कला का उत्कर्ष हुआ, कई मंदिर बने जैसे कि अजंता का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर, बौद्ध विहार, चैत्य स्तूप आदि का निर्माण हुआ। और आर्थिक समृद्धि भी थी क्योंकि राज्य में स्थित थे, सुरक्षित थे, सुव्यवस्थित थे और शांति थी, तो यातायात तो व्यापार भी अच्छा बढ़ा है। अब आता है मालवा में चित्रकला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मालवा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र कैसा है? समृद्ध है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होगी? लोक कला, चित्रकला सब भी अच्छे से होंगे। मध्य प्रदेश के मालवा 7वीं शताब्दी में पुस्तक चित्रण की राजधानी शैली थी। इसका केंद्र मुख्यतः मालवा और बुंदेलखंड था। देखो, मालवा चित्रकला में 17वीं शताब्दी में पुस्तक चित्रण की राजधानी शैली थी। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से कई बार मध्य प्रदेश या मध्य भारतीय चित्रकला भी इसको कहा जाता है। तो जो मध्य प्रदेश का मालवा चित्रकला है, इसको मध्य भारतीय चित्रकला भी कहा जाता है। यह मुख्यतः एक पारंपरिक शैली है जिसमें 1636 की श्रृंखला, रसिक प्रिया और अमृत सप्तकम जैसे प्रारंभिक उदाहरणों के बाद ज़्यादा विकसित होते हुए नहीं देखा गया है। तो रसिक प्रिया में हमें इसका वर्णन मिलता है। कौन सी? इसकी श्रृंखला थी 1636 की श्रृंखला, रसिक प्रिया और अमृत सप्तकम जैसे प्रारंभिक उदाहरणों के द्वारा ज़्यादा विकसित होते नहीं देखी गई है। 18वीं शताब्दी में इस चित्रकला शैली के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। मालवा चित्रकला में बहुत समतल कृतियाँ, काली एवं कत्थई भूरी पृष्ठभूमि, ठोस रंग खंडों पर उभरी आकृतियां हैं और सूक्ष्म रंगों में चित्रित वास्तुकला के प्रति विशेष आग्रह दिखाई देता है। क्या था भैया? उभरी हुई चित्रकलाएं मिलती हैं, समतल चित्रकला है, भूरी मिलती है पृष्ठभूमि, काली, कत्थई रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठोस रंगों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है जो अलग अलग से उभरे होते हैं, सूक्ष्म रंगों से चित्रित होते हैं। इस शैली के सबसे आकर्षक गुण हैं इनका आदिम भावनापन और सहज बाल स्वभाव दृष्टि। ये थी मालवा की चित्रकला। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिन्हें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो हमें उन परिस्थितियां बतानी है जिससे कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला तत्व कौन कौन सा था? पहले, सेना में व्यापक संतोष के कारण हमें स्वतंत्रता मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शक्ति का ह्रास हो गया था। एशिया में होने वाले अनेक आंदोलन का भारत पर प्रभाव पड़ा था। भारत के मतलब एशिया में अलग अलग जगह पर आंदोलन हुए थे जिससे कि भारत मोटिवेट हुआ और भारत को प्रभावित किया। इसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ब्रिटिश पर अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव दिया जा रहा था। तो भारत को स्वतंत्र करने के लिए अलग अलग देश ब्रिटिश पर दबाव बनाए थे कि भारत को स्वतंत्र करो। भारत एक शक्तिशाली आंदोलन हुए थे यहाँ पर। 1945 के पश्चात ब्रिटेन में शासन करने वाली जो मजदूर पार्टी के उदार दृष्टिकोण था, जो लेबर पार्टी थी, वह एक उदारवादी दृष्टिकोण थी जिसके कारण भारत आज़ाद हुआ। कौन कौन से थे? पहला तो सेना में असंतोष उत्पन्न हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत तो ठीक है लेकिन ब्रिटिश की जो कंडीशन थी वो खराब हो चुकी थी। एशिया में बहुत जगह आंदोलन चल रहे थे, वो हर जगह आंदोलन नहीं संभाल पा रहा था ब्रिटेन, इसलिए उसने सोचा कि भारत को आज़ाद कर दूँ। भारत में स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अलग अलग देशों के द्वारा ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा रहा था। भारत में हुए शक्तिशाली आंदोलन के कारण भी भारत को आज़ाद कर दिया गया और 1945 के पश्चात ब्रिटेन में शासन करने वाली जो मजदूर पार्टी थी, मतलब लेबर पार्टी थी, उसका उदार दृष्टिकोण रहा है भारत के प्रति। पहला रीज़न, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शक्ति का ह्रास हो गया था। अब अमेरिका तथा सोवियत संघ दो शक्तिशाली गुट का निर्माण हो गया था। ब्रिटिश को उपनिवेशकों से भी अशांति का भय था। महाशक्तियों द्वारा उन पर औपनिवेशिकता की स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाया जाता है। जितने भी औपनिवेश हैं उनको स्वतंत्र करने का दबाव किसके द्वारा बनाया जाता है? अमेरिका और रूस के द्वारा बनाया, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो गया था और पता चल गया था कि कौन सी दो शक्तियां राज करने वाली हैं, इसलिए ब्रिटेन के पास दबाव था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो ब्रिटेन की कुछ खास स्थिति नहीं थी, इसलिए वो डर भी रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई और भी जो उपनिवेश हैं उनमें अशांति भड़क जाए। एशिया में भारत सहित बर्मा, जापान, वियतनाम, कंबोडिया आदि देशों ने ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन ने गति पकड़ ली थी। प्रत्येक देश स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत था। सभी देशों में आंदोलनकारी
राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, इसलिए भी 1945 के पश्चात ब्रिटेन में मजदूर पार्टी जो लेबर पार्टी थी उसकी गठन हुआ और यह एक पूर्व पार्टी की तुलना में अधिक उदारवादी दृष्टिकोण रखती थी। एटली ने सत्ता हस्तांतरण के साथ ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। जैसे ही एटली सत्ता में आए उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। भारत में शक्तिशाली आंदोलन का प्रभाव भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा था। गांधीवादी आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि ने भी भारतीयों को संगठित कर गुलामी से आज़ादी दिलाने के उल्लेखनीय प्रयास या भूमिका निभाई थी महात्मा गांधी जी के कई आंदोलनों ने। इसके अतिरिक्त सेना में व्यापक असंतोष, माउंटबेटन की योजना को लीग एवं कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लेना था और इन्हीं कारणों से स्वतंत्रता प्राप्ति के पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, जिससे कि भारत स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के शासनकाल के पूर्व के मूल्यांकन करें। जो शेरशाह सूरी था उसका शासनकाल कैसा था उसका मूल्यांकन करना है। शेरशाह सूरी साम्राज्य का एक महान शासक था जिसने 1540 से 1557 तक शासन किया है। शेरशाह के शासनकाल के रूप में मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला तो उसका हम साम्राज्य विजेता। शेरशाह सूरी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इसके इकलौता उत्तराधिकारी हुआ। उस पर लोधी साम्राज्य के पतन के बाद 1526 में तक रहा और दक्षिण बिहार में लोहानी शासन का अंत करके उसने अपनी शक्ति सुदृढ़ कर ली। मतलब जो शेरशाह सूरी था अपने पिता का एक ही पुत्र था। जैसे ही लोधी साम्राज्य जो कि दिल्ली में था उसका पतन हुआ, किसने किया? बाबर ने किया 1526 में पानीपत की लड़ाई से। उसकी के साथ दक्षिण बिहार में लोहानी शासन का अंत करके इसने अपना साम्राज्य या शक्ति सुदृढ़ कर ली शेरशाह सूरी ने। यह बंगाल जीतने में सफल हो गया और 1540 में इसने मुगलों को भी भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसके सत्तारूढ़ होने के साथ साथ अफगान साम्राज्य मुर्शिक फैल गया। इसके प्रथम अफगान लोधी और साम्राज्य में बंगाल, मालवा, पश्चिम राजपूताना, मुल्तान और उत्तरी सिंध जोड़कर साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। प्रशासनिक सुधारक। शेरशाह ने प्रशासनिक सुधारों और व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के आधार पर गठित किया था। इसने अपनी जितनी प्रशासनिक सुधार हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनको अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों पर गठित किया था, किंतु उसने कार्याधिकारियों के प्रति खिलजी के निर्दयतापूर्ण व्यवहार की उपेक्षा अपनी नीति में मानवीय व्यवहार को स्थान दिया था। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी एकदम निर्दयी शासक था, उसकी जगह पर इसने मानवीय नीति को या व्यवहार को अपनाया था। सभी नगरों में सामंतों की गतिविधियां बादशाह को सूचित करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए थे। मतलब हर कहीं सामंत हैं लेकिन सामंत विद्रोह न करते, इसलिए उसने गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की थी। प्रशासकों के रूप में राजस्व की दरें निर्धारित की थी। जितने भी प्रशासक हैं, मतलब सुधारक के रूप में इसने क्या किया था? सुधार किए थे, तो राजस्व की दरों में निर्धारित कर दी थी। जंगल आदि को काटकर कृषि योग्य भूमि दान कर दी थी। शेरशाह ने किसानों को ऋण दिया था। 3 वर्षों तक माल गुजारी माफ कर दी थी। सड़क निर्माण, सराय निर्माण करवाए थे। ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण भी आर्थिक विकास को जीवन प्रदान किया था, वो भी शेरशाह सूरी ने। अब आता है सैन्य संगठन करता। सैन्य संगठन में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा, सवारों को विवरणात्मक नामावली तैयार की थी और पद्धति चालू की थी। अनेक सकारात्मक प्रयास करने से यह महान शासक के रूप में प्रदर्शित हुआ। पहले तो सबसे महान साम्राज्य कैसे बनेगा? पहले तो उसकी राजस्व व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो उसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। कैसे किया? तो पहले अपने मम्मी पापा का एक लौटा बेटा था। जैसे लोधी साम्राज्य दिल्ली में पतन हुआ, इसके साथ ही इसने दक्षिण बिहार में लोहानी शासन का अंत कर दिया और जाके बंगाल जीत लिया। 1540 में इसने मुगलों को बाहर हटा दिया। यहाँ से अफगान साम्राज्य, बंगाल, मालवा, राजपूताना,
पश्चिमी राजपूताना, मुल्तान और उत्तरी सिंध अपने साम्राज्य में जोड़ लिया, मतलब पूरा विस्तार कर दिया। अब आता है प्रशासन कैसे चलाएगा, तो प्रशासन में भी सुधार किए। इसने अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था अपनाई और कार्यविधि अपनाते हुए किनकी अपनाई थी, अलाउद्दीन जैसा शासन किया है इसने, लेकिन कैसे, मानवीय व्यवहार से उसका किया है। और अलग अलग नगरों में सामंत की स्थापना की और सामंतों की जासूसी करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की। सुधारक बना, सारे जितने भी राजस्व दरों अच्छे लेने के लिए उसने जंगल कटवा दिए जो भी अच्छे नहीं थे, उसमें भूमि दान कर दी वहाँ की जो थी। 3 वर्षों तक मालगुजारी माफ़ कर दी कि किसान खुद खाएं और पहले अपनी ऋण जितना मुक्त हो जाएं, फिर हमें मालगुजारी दें। सड़कों का निर्माण करवाया जिससे कि व्यापार बढ़ा और सराएं बहुत सारी बनवाई। इसमें ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण इसने करवाया था, झील भी कई बनवाई थी। फिर आता है सैन्य व्यवस्था। सैन्य की व्यवस्था में इसने घोड़े दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। इसने शीर्षासुरी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, साम्राज्य का विजय प्राप्त की, शासन का रूप प्रदान किया, महान योद्धा था, न्याय व्यवस्था स्थापित की, सैन्य संगठन करता था और सुधारक के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब आते हैं दीर्घ लघु उत्तीय प्रश्न जो कि सबसे बड़े होते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस सीमा तक बहिष्कार से जुड़ा हुआ था? इस आंदोलन में जन सहभागिता की प्रकृति की विश्लेषण कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है, बहिष्कार से कैसे जुड़ा था और इस आंदोलन में जन सहभागिता कितनी रही थी और उसकी प्रकृति कैसी थी। 7 जुलाई 1905 को भारत की जो ब्रिटिश सरकार ने अंततः बंगाल को विभाजित कर दिया। पूर्व बंगाल में और पश्चिमी बंगाल में 2 अलग अलग प्रांत बनाए गए और इस योजना की घोषणा कर दी गई। इसके विरोध में सारे देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। सारे बंगाल में इसके लिए बड़ी बड़ी सभाएं बुलाई गईं। ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध जताने के लिए लोगों ने अंतिम विकल्प के रूप में विदेशियों का बहिष्कार कर दिया या फिर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया, क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजित हो गया था, भारत नहीं चाहता था कि बंगाल विभाजित हो, बंगाल के लोग भी नहीं चाहते थे, तो इसलिए क्या चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। भारत के राजनीतिज्ञों और समाज सुधारकों ने लोगों में ब्रिटिश वस्तुओं की खरीदारी न करने की अपील की। इस प्रकार बहिष्कार आंदोलन धीरे धीरे सारे देश में फैल गया। यह आंदोलन बंग भंग के विरुद्ध चलाए गए स्वदेशी आंदोलन की एक हिस्सा था। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन 2 प्रमुख स्तंभ थे। पहला था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और दूसरा स्वदेशी वस्तुओं का प्रत्यायोजन करना। एक ही सिक्के के 2 पहलू थे और जहां पर ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार या नकारात्मक प्रकृति का आंदोलन हो रहा था, वहीं स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार हो रहा था और सकारात्मक सोच का प्रतीक था। बहिष्कार की अवधारणा पूर्ण रूप से आर्थिक अवधारणा थी, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह जताया दिया गया था कि ब्रिटिश वस्तुएं भले ही कितनी सस्ती हों और अच्छी क्यों न हों, का बहिष्कार करके भारत के नागरिक ब्रिटिश वस्तुओं के लिए सुलभ एक बड़े व्यापार को समाप्त करने में सक्षम रहते हैं। दूसरी ओर विदेशी वस्तुओं के उपयोग को स्वदेशी वस्तुओं के प्रति स्थापित करके घरेलू स्तर पर उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि की जा रही थी। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करके क्या बताना था कि हम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी सस्ती क्यों ना हो तुम्हारी वस्तुएं, लेकिन हम तुम्हारा बाजार भी हिला सकते हैं, ये समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर जो स्वदेशी वस्तुएं थी उनका निर्माण किया जा रहा था, तो जिससे रोजगार वृद्धि हो रही थी और आवश्यकताएं थी वो भी पूरी हो रही थी। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के विचार को आंचलिक समाचार पत्रों ने लोकप्रिय बनाया था। छात्रों ने इस आंदोलन में कूद पड़ने से इस आंदोलन में और बल मिल गया। धीरे धीरे यह आंदोलन कृषकों तक फैल गया। अब्दुल रशीद गजनवी तथा रियाकत हुसैन जैसे मुस्लिम नेताओं ने इन आंदोलनों का समर्थन किया था। किसने किया था? अब्दुल रसूल गजनी और लियाकत हुसैन जैसे मुस्लिम नेताओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था और बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी इन दोनों आंदोलन का समर्थन किया था। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकारों की वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति बढ़ती पसंद राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गई। आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वदेशी के विचार को अपनाकर स्वाधीनता संग्राम में नई जान फूंक दी। स्वदेशी वस्तु के विचार को अपनाकर महात्मा गांधी ने क्या किया? स्वाधीनता आंदोलन था उसमें जान फूंक दी। ये था हमारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, जो कि स्वदेशी आंदोलन में चलाया गया था। और कब चलाया गया था? बंग भंग आंदोलन के विरुद्ध में। अपने मत में अंग्रेजों ने
भारत के आधुनिकरण के लिए कौन कौन से सकारात्मक कदम उठाए हैं? मतलब अंग्रेजों ने भारत में आधुनिकरण के लिए क्या क्या काम किए हैं, सकारात्मक काम बताइए। अंग्रेज एवं उनके शासन को आमतौर पर भारत का आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण करने वाले के रूप में निरूपित किया जाता है, लेकिन भारत के कुछ विचारक अब भी यह स्वीकार करते हैं कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान भारत का आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ प्रयास किए थे, और यह बात थी कि इन प्रयासों में उनके अपने हित ही प्रमुख थे, लेकिन तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती कि अंग्रेजों द्वारा किए गए इन प्रयासों ने भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का न केवल शुभारंभ किया है, वरन उसे एक नवीन दिशा भी दी थी। संक्षिप्त में ये सकारात्मक कदम इस प्रकार दिए गए हैं। विधि का शासन स्थापित करना। विधि का शासन स्थापित करना, इसके अंतर्गत नागरिकों के अधिकार, विशेषाधिकार एवं दायित्वों को सुस्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया था और शासकों को व्यक्तिगत मनमानी समाप्त कर दी गई थी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय विधि प्रणाली एवं विधि के समक्ष समानता की अवधारणा आधारित थी। जाति, धर्म या वर्ग की ओर झुके बिना सारे कानून व्यक्ति के लिए समान थे। मतलब कोई भी जाति, धर्म, वर्ग के लिए झुके बिना सब पर एक समान लागू होता था कानून। तो विधि के समक्ष समानता किसने दी है? ब्रिटिश सरकार ने दी है। और क्या थी? विधि का समान शासन। विधि का शासन स्थापित करना जो कि नागरिकों के अधिकार, विशेषाधिकार, उनके दायित्व को सुस्पष्ट तरीके से परिभाषित करता है, उनको व्यक्तिगत मनमानी से समाप्त करता है। जो कि व्यक्तिगत मनमानी है वो शासन की समाप्त कर देता है, क्योंकि व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे, उनके विशेष अधिकार मिलेंगे और दायित्व स्पष्ट होंगे। फिर आता है क्या? विधि के समक्ष समानता। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी समूह से आता हो, सारे कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगे। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास किया। अंग्रेजों ने प्रारंभिक शिक्षा की बजाय कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलकत्ता, मैसूर, पटना, ढाका, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़, असमिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कब? 1904 में, जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जगह पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें से प्रमुख थे कलकत्ता, मैसूर, पटना, ढाका, लखनऊ, बनारस, अलीराजपुर और असमिया। कारखाना अधिनियम पर आधारित बड़े उद्योगों का उद्भव हुआ और विकास अंग्रेज सरकार प्रणाली की देन थी। इन्हीं के प्रयासों से भारत में सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कोयला उद्योग, लौह इस्पात उद्योग एवं चाय के बागान आदि संबंधित उद्योगों की इकाई का विकास हुआ। अंग्रेज शासन के दौरान ही सिंचाई की बृहद सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जैसे सरहिंद नहर जो कि पंजाब में 1882 में बनाई गई थी। निचली गंगा नहर पश्चिम उत्तराखंड में 1874 को बनाई गई थी। आगरा नहर जो कि 1874 में बनाई गई थी। उत्तरी बारी दोआब नहर जो कि 1876 में बनाई गई थी। पश्चिमी यमुना नहर जो कि 1876 में बनाई गई थी और बेतवा नहर जो कि 1885 को चालू की गई थी। ये कौन कौन सी नहर बनाई गई थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी? पहली आती है सरहिंदी नहर 1882, निचली गंगा नहर 1874 पश्चिम उत्तर प्रदेश में। फिर आती है आगरा नहर 1974, बारी दोआब नहर यह 1976 और यमुना दोआब ये भी 1876 और बेतवा 1885 में इसको प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजों ने भारत में बड़े पैमाने पर रेलवे लाइनें बिछाई, बंदरगाहों का विकास किया। इसके माध्यम से विदेशों से आयातित वस्तुओं को भारत में दूर दराज स्थित बाजारों तक पहुंचाया जाने लगा। साथ ही सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर इन्होंने नियंत्रण करने के लिए सैन्य को त्वरित ढंग से भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे? इसके द्वारा जो सेना थी वो बहुत जल्दी यहाँ से वहाँ भेजने व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे इसके द्वारा। जिसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट।